हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल के द्वारा लिखित पुस्तक है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। हमने फिजिक्स पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें। और उसके बाद हम फिजिक्स पार्ट 2 इस वीडियो में प्रकाश की जो ऑप्टिक्स चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे काम करता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर। मृग मरीचिका यानी कि मिराज जिसे बोलते हैं, किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये उदाहरण है मिराज और प्रकाश तंतु जो काम करता है। मिराज का मतलब क्या होता है कि जब आप रोड पे चलते होंगे तो आपको गर्मी के दिनों में ज़्यादा दूर तक आपको दिखता होगा कि वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा पानी होता नहीं है, उसी को मिराज बोलते हैं। या फिर बालू क्षेत्र में आप जाते होंगे तो वहाँ पे बालू में कहीं दूर पे आपको पानी झलकता होगा, उस तरीके से इसे ही मृग मरीचिका बोलते हैं, जबकि वो रियल में पानी होता नहीं है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो उनके तरंग दैर्ध्य और वेग यानी कि वेवलेंथ और वेलोसिटी प्रभावित होते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी है जो प्रभावित नहीं होते हैं। ओके। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि उसके तरंग दैर्ध्य और वेग यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से पौधे अपना भोजन तैयार करती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। इस दर्पण से बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इस कारण से ये सुगमता पूर्वक हम अपना दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी कि इमर्शन लैंप्स में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग है जो प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी कि इमर्शन लैंप्स में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग यानी कि रेड कलर की जो तरंगधैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगधैर्घ्य सबसे कम होती है। आप पढ़े होंगे भिबग्योर, बैनिया हापी नाला हिंदी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वायलेट हो गया, ये रेड हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, जबकि रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे हाई होता है। जिसका रेड वेवलेंथ सबसे हाई होगा उसका फ्रीक्वेंसी है जो कम होगा, लेकिन अगर जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इस एक दूसरे को अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हो कि रेड सिग्नल है जो ज़्यादातर दूर से, या फिर ट्रेन के जो ट्रेन चलती है पटरी पे तो उस पे है जो लाल बल्ब जलता है, तो इस कारण से ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य लाल कलर का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये प्रकाश ये ज़्यादा परिवर्तन उसको प्रकीर्णन भी, इसका स्कैटरिंग भी ज़्यादा लाल कलर का नहीं होता है, ये दूर तक हमें दिखाई देता है। क्षितिज यानी कि हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, क्योंकि जैसे यहाँ पे सूर्य निकल रहा है तो ये है जो हम यहाँ है, तो ये ऑलरेडी पहले यहाँ से ऐसे करके राइज होता है। ठीक है, तो ये उसी के कारण ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा लाइट आता है। ठीक है, तो वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि इसका वेवलेंथ
या तरंगधर सबसे अधिक होता है और इसका फ्रीक्वेंसी है जो कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं? तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस के कारण साबुन के जो पतले झाग आप देखोगे साबुन या सर्फ में, तो उसमें चमकदार रंग का है जो जो बुलबुला दिखाई पड़ता है वो किस कारण से? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें होता है और व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण। तो क्वेश्चन भी एक जो अभी दरोगा एग्जाम में पूछा गया था मद्य निषेध में, कि चमकदार रंग जो साबुन के झाग में चमकदार रंग होता है किस कारण से होता है? तो इंटरफेरेंस के कारण होता है यानी कि व्यतिकरण के कारण होता है। स्पष्ट दृष्टि यानी कि क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपको पता है 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी होती है और जो क्लियर विजन के लिए स्पष्ट होती है। दीर्घ तरंगों की यानी कि लॉन्ग वेव्स की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग है जो नीला दिखाई पड़ता है। तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे यानी कि शॉर्ट वेव्स अधिक प्रकीर्णन होते हैं, स्कैटरिंग होते हैं, इसलिए ही आकाश का रंग है जो नीला दिखाई पड़ता है। और आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि आकाश का जो आकाश में ये वायुमंडल है उसी कारण नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि स्कैटरिंग होता है। जब स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता, जिस कारण से आकाश का रंग वहाँ पे ऊपर स्पेस कब में वो स्पेस का रंग है जो काला दिखाई देगा। ठीक है। तंतु प्रकाशीय तंतु प्रकाशिकीय संचार यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा है जो संकेत प्रदान किया जाता है। किसमें? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो, या देखिए यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है और इसलिए आकाश काला दिखेगा। देखिए यहाँ पे साफ आप देख रहे हैं, अभी हमने बताया है कि यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा, जिस कारण से आकाश से जो काला दिखेगा। अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम, ये देखते हैं। माध्यम देखते हैं, निर्वात में क्या होता है, कांच में क्या होता है और जल में क्या होता है। तो निर्वात में आपको पता है कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो एक बस हटा लेना है। ठीक है। और जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि रॉक सॉल्ट में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन का तेल जिसमें 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नायलॉन में होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा निर्वात, जो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच पे 2 × 10⁸, बस एक घटा लेना है कांच में। ठीक है। और जल में 2.25 यानी कि 25 ऐड कर देना है। ठीक है। तो पहले निर्वात में, उसके बाद जल में, फिर कांच में। ठीक है। देखिए अगर मिलान करने के लिए रहा तो पहला निर्वात में, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल, दूसरा नंबर हो जाएगा जल में, तीसरा नंबर हो जाएगा तारपीन का तेल, और चौथा नंबर हो जाएगा ये कांच में। ठीक है। फिर बाकी नायलॉन और ऑक्सल्ट है जो बराबर है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? तो परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म, जो रेटिना हमारे आंखों के पीछे होता है जिसपे है जो इमेज बनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल्म है जो परंपरागत कैमरे के फिल्म भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। एंडोस्कोप के बारे में आप जानते होंगे। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये एंडोस्कोप काम करता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR पे। प्रकाश विकिरणों यानी कि लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी कि वेव एंड पार्टिकल्स दोनों के समान प्रकाश विकिरण करती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण
चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक है जो बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो 2.42 होता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण, ये दरोगा एग्जाम में 2 बार पूछा भी गया है कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो 2.42, इसको आप देख लीजिएगा। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो ये हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण। आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जहाँ पे लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, कोई भी रंग आ गया और वो लाइट से रिलेटेड है यानी कि प्रकाश चैप्टर से संबंधित है, तो वहाँ पे वो सीधे आंसर हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। जबकि जब जब लाल रंग नहीं होगा, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो स्कैटरिंग के कारण ही होगा। सूर्य का रंग लाल क्यों होगा, तो स्कैटरिंग के कारण होगा। लेकिन सीधे बोल देगा कि तारा टिमटिमाता क्यों है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अपरावर्तन के कारण। ठीक है, इसको, ये कोड को याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ये रोस्टर स्कैन कहलाता है, रोस्टर स्कैन। इसको याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को, यानी कि जो रे ऑफ लाइट होता है, इलेक्ट्रॉनिक रे ऑफ लाइट पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो ये हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए। इसमें क्या होता है दूरदृष्टि दोष, जहां पे ये लिखा रहेगा दूर, तो मैंने दूर की वस्तु साफ साफ आपको दिखेगी, लेकिन जो नजदीक की वस्तु है उसमें आपको त्रुटि रहेगी, यानी कि नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी साफ साफ, झिलमिलाहट रहेगी, जबकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी। और इसको दूर करने के लिए है जो कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी का उल्टा होता है मायोपिया, होता है मायोपिया, जिसमें होता है नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखती है, ठीक है, और दूर की वस्तु है जो धुंधली दिखाई पड़ती है, झिलमिलाहट दिखाई पड़ती है दूर की वस्तु, इसलिए उसे मायोपिया बोलते हैं, जो नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब कि नजदीक की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु है जो झिलमिलाहट। और उसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, उसके लिए कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस है जो उसमें लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नीला, हरा एवं लाल, ये तीनों है जो प्राथमिक रंग है, यानी कि आरबीजी, आरबीजी रेड, रेड, ब्लू और ग्रीन। आरबीजी ये तीनों प्राइमरी प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। बीपीएससी पीटी जो अभी 69th हुआ, उसमें आरबीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो फॉर्मुलेट किया गया था, मतलब बहुत सारे रंगों का मिश्रण है जो पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। वस्तु के त्रिवियम यानी कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज यानी कि प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसको होलोग्राफी बोलते हैं। होलोग्राफी क्या होता है, तो वस्तु के 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो उसके तरंगदैर्घ्य से यानी कि उसके वेवलेंथ से प्रकाश का रंग है जो निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उसमें उत्तल लेंस है जो पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इमेज थोड़ा अच्छा नहीं आया है, तो हम बोल के आपको समझा देते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार यानी कि कर्व्ड होने के कारण है जो दूरदर्शन के संकेत यानी कि जो टेलीविजन है उसके संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह है जो वक्राकार है यानी कि कर्व्ड है, इसके कारण। दूरदर्शन प्रसारण में यानी कि जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होता है उसमें श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति मॉडुलन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन जिसे बोलते हैं। अब आपको याद होगा FM 98.3 FM ऐसे बोलता था, रेडियो मिर्ची 98.3 FM, तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन पे काम करता है। तो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यानी कि FM आवृत्ति मॉडुलन,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी है उस वो मिरर प्लेन मिरर, तो उसकी न्यूनतम ऊंचाई मतलब किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई है जो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तब उसका पूरा के पूरा है जो उसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। वाहनों में जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसके पृष्ठ दृष्टीय दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आप देखते होंगे बाइक में जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है किस पे? ये रेटिना जो होता है दृष्टिपटल, उस पे है जो कैसा चित्र बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो ये नीला प्रकाश की यानी कि ब्लू लाइट की जो ऊर्जा होता है वो सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश की। आप यहाँ पे रेड लाइट टिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। इस कारण से एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? कि वायु में उपस्थित धूल कण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। अंतरिक्ष यात्री को जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उसको काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए अभी हमने बताया कि उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु है जो झिलमिलाहट दिखाई पड़ती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। और डायोप्टर जो पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट किया जाता है, पावर ऑफ लेंस, और पी इक्वल टू होता है 1/f होता है। जो फोकल लेंथ होता है, एफ फोकल लेंथ, पी बराबर 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से डिनोट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, आपको एक और बता देता हूँ कि जो जैसे अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, मायोपिया है, और आपका अवतल लेंस लगाते हैं, तो इसमें आपका जो चश्मा मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। और जबकि अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें जो कन्वेक्स लेंस लगेगा, जो उत्तल लेंस लगेगा, उसमें है जो आपका जो चश्मे का जो है वो प्लस में जाएगा, +1 +2 +3 +0.25 ऐसे आएगा। इसमें है जो मायोपिया में होगा -0.2 -0.5 -1 -2 -3 ऐसे करके मायोपिया में जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो CAPF यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट में ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि माइनस से प्लस किसका किसका होता है, तो हमने याद आया तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ क्या होती है? तो ये कलर है और उसका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। बैंगनी का होता है जिसे वायलेट बोलते हैं, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के ये 4460 एंगस्ट्रम होता है, यानी कि 4460 एंगस्ट्रम। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 4460 एंगस्ट्रम है जो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। नीला या जामुनी जो इंडिगो होता है उसका 4460 एंगस्ट्रम से लेकर 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी ब्लू इसका 4650 एंगस्ट्रम से लेकर 5000 एंगस्ट्रम तक होता है। हरा ग्रीन का 5000 एंगस्ट्रम से लेकर 5700 एंगस्ट्रम तक। और पीला येलो का 5700 एंगस्ट्रम से लेकर 5900 एंगस्ट्रम तक होता है। और देखते हैं नारंगी का क्या होता है, 5900 एंगस्ट्रम से लेकर 6200 एंगस्ट्रम। लाल कलर का 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम होता है। देखिए एक फैक्ट है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकीर्णन के कारण समुद्र है जो नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण ही होता है जो समुद्र का रंग यानी कि नीला दिखाई पड़ता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इस जीरो डायोप्टर होती है यानी कि शून्य डायोप्टर, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर प्लस हो
तो किसके लिए, और माइनस किसके लिए, तो माइनस हो गया कनकेव के लिए, और जबकि कन्वेक्स के लिए हो गया, यानी कि उत्तल के लिए हो गया प्लस, और अवतल के लिए माइनस, और जबकि जीरो रहेगा तो उसमें कोई भी पावर नहीं रहेगा, यानी कि जीरो डायोप्टर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से डिनोट किया जाता है, जीरो डायोप्टर मैंने कोई भी उसमें पावर नहीं दिया गया है। एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितनी होती है, तो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो ये अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे आधारित है, यानी कि जो फैलता हुआ ब्रह्मांड की संकल्पना दिया गया है, हाइपोथेसिस दिया गया था, वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो ये डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। जल में वायु का बुलबुला एयर बबल्स किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती यानी कि जो सर्च लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, जो सर्च लाइट में आप देखे होंगे कि जो आर्मी के जवान या फिर कोई भी पुलिस फोर्सेज या ट्रैफिक फोर्सेज या जो खान में काम करते हैं, जो माइन में जो कोयला के खान में काम करते हैं, तो उसके ऊपर जो पीला का टोपी पहने होता है और उसमें एक लाइट लगा होता है, तो वो वही सर्च लाइट है। उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। रमन प्रभाव यानी कि जो रमन इफेक्ट है उसका संबंध किस प्रकार की किरणों से है, तो ये सभी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से रमन प्रभाव का संबंध है। रमन इफेक्ट के लिए इसे जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है इसके लिए दिया गया था सीवी रमन को 28 फरवरी 1930 को। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं, 28 फरवरी को सीवी रमन को जो खोज के लिए। ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि, और याद रखिएगा सीवी रमन को 1954 में फिर भारत रत्न है जो दिया गया था। ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम होता है। हम लोग बचपन में सीडी जैसे बैटरी से कनेक्ट कर, बैटरी और सीडी जो टीवी फिर बैटरी से जोड़ते, सीडी में सीडी और टीवी जोड़ते थे और उसमें कैसे डालते थे, उसी पे वो देखते होंगे कि लाल 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 पीला हरा बैंगनी रंग, ये सब मैंने सातों रंग का वो लेजर बीम बना होता था। ठीक है, तो वही है जो ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब कोई भी दो समतल दर्पण यानी कि एक ए है और उसके मध्य कोई वस्तु रख दिया जाए तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो उस पर है जो अनंत प्रतिबिंब ऐसे से बनते जाते हैं। ठीक है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज जो प्राइमरी कलर होते हैं आरबीजी, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा, तो जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, आरबीजी, तो है जो क्या हो जाएगा, ये वाइट बन जाएगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो ये 5500 एंगस्ट्रम पर मानव आंख दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट के लिए है जो 5500 एंगस्ट्रम इसका तरंगदैर्घ्य पे सर्वाधिक सुग्राही होता है, यानी कि सरलतापूर्वक देखता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8.5 मिनट लगता है, 8.5 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के कारण सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में यानी कि विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब देखते होंगे ऐसे करके अगर प्रिज्म है और यहाँ से कोई भी लाइट अगर गुजरती है तो यह है जो इसे करके टूट जाती है, जिसमें विभिन्न ग्योर ऐसे करके विभिन्न ग्योर बनाती है। ठीक है, तो रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, और जो वायलेट होता है, बैंगनी होता है, उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है, और यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वायलेट का, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। और जो आवृत्ति होता है सबसे ज़्यादा होता है किसका,
वायलेट का, और सबसे कम होता है रेड का। ठीक है, अपोजिट वेवलेंथ के अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने सेकंड में, कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 1.3 सेकंड में, 1.3 सेकंड में है जो चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक पहुंचता है। जबकि 8.5 जो मिनट है वो लग जाता है किसमें? जब सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो अभी हमने बताया भिवग्योर, याद रखिएगा भिवग्योर। जो बैनिया हैप्पी नाला है, बैनिया हप्पी नाला, ठीक है, बैनिया हप्पी नाला या भिवग्योर, ठीक है, सिंपल से भिवग्योर याद रखिएगा, और इसी पे आपका सारा है जो क्वेश्चन बन जाएगा। इंद्रधनुष बनाने के लिए वर्ण विक्षेपण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कोई भी इंद्रधनुष बनाने के लिए इतने सारे फैक्टर है जो उत्तरदायी होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इंद्रधनुष है जो यदि जिस तरीके से, जिस तरफ बारिश हो रहा है, माने कि ये सूर्य के अपोजिट, यदि सूर्य पूरब में है तो ये इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा, उल्टा बनेगा। और पश्चिम में अगर सूर्य है शाम के समय, तो शाम के समय ऐसे भी देख सकते हैं कि सुबह के समय जो इंद्रधनुष बनेगा वो पश्चिम में बनेगा, और शाम में के समय जो इंद्रधनुष बनेगा वो पूरब में बनेगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है अवतल दर्पण से। बचपन में हम लोग देखते थे कि सूर्य के प्रकाश को एक अवतल दर्पण होता था हम लोग के हाथ में, और जो हम लोग को एक जो औजार बॉक्स मिलता था उसमें एक दर्पण रहता था, वही अवतल दर्पण है। उसी से हम लोग एक कागज पे उसका लाइट को है जो एक जगह कन्वर्ज करते थे, जिस कारण से कागज है जो जल उठता था, तो अवतल दर्पण वहां पे रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? तो ये परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसके कारण हमारे आंख है जो डैमेज हो जाती है। अब हम प्रकाश चैप्टर के बाद विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि हमने एनसीईआरटी सार संग्रह के पॉलिटी के 4 पार्ट हमने कवर कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए, इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंप्लीट रूप से वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो दोस्तों में से शेयर कर दें। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से निर्मित होता है हेलोजन लैंप का तंतु, यानी कि जो फाइबर होता है, जैसे हेलोजन लैंप होता है, आप देखे होंगे ऐसे होता है, ऐसे बना होता है, तो वही जो छोटा छोटा पतला पतला महीन सा जो फाइबर होता है, कौन सा मिश्र धातु एलॉय से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। जबकि ये जो सिंपल बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। और ऊर्जा को, एनर्जी को हम जूल में मापते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान होता है, आप समझ सकते हैं। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में, जो फ्यूज होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई रेजिस्टेंस पावर होता है। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि फ्यूज में जो ये प्रयुक्त होता है तार, उसकी विशेषता क्या होती है? तो ये हाई रेसिस्टेंस पावर होता है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस कारण से है जो, जैसे ये मेन सर्किट में लगाया जाता है कि
ज़्यादा अप डाउन वोल्टेज करंट का हुआ तो है जो वो ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से टोटल घर में कनेक्शन जितना है वो ख़त्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और है जो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लियंसेज है लाइक कि हीटर या कुछ भी मतलब टीवी फ्रिज, वो है जो जलने से बच जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु है वो किस धातु से निर्मित होता है, तो हमने बताया ये टंगस्टन से होता है। टंगस्टन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ए सॉरी सिंबल क्या होता है, डब्लू होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है, तो दिस धारा यानी कि डायरेक्ट करंट से स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है, तो डायरेक्ट करंट का। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन सा, डायनेमो। देखिए डायनेमो का पूछेगा तो इसमें मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कर दीजिएगा, ठीक है। और वही अगर मोटर पूछ देगा, मोटर, तो मोटर का क्या है, मोटर इलेक्ट्रिकल टू मोटर, ये मैकेनिकल, ठीक है। E2M और इसका M2E, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनेमो करता है, और मोटर क्या करता है, मोटर या जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को है जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर है जो जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो हमने देखा कि डायनमो में क्या होता है, या टरबाइन डायनमो पूछ दे तो एक ही आंसर होगा, वो है जो क्या करेगा, M2E। M2E यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो या टरबाइन, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर है जो E2M करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई यानी कि सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाली धातुओं से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के जो वोल्टेज है उसको बस कंट्रोल करने के लिए है जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, AC होता है, उसको DC यानी कि डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए जो यंत्र का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, तो रेक्टिफायर होता है। वो रेक्टिफायर होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो ये आर्गन गैस विद्युत बल्ब के भीतर भरी होती है, और आर्गन एक इनर्ट गैस है, एक नोबल गैस है। विद्युत धारा में समान आवेश यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज, इक्वल चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो विद्युत धारा में क्या होता है, जो आप जानते होंगे कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अलग जाएगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, यही था। मानव शरीर यानी कि सूखा में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10⁶ ओम होता है। कितना होता है पर विद्युत प्रतिरोध कितना, मानव शरीर सूखा मानव शरीर में यानी कि अगर भींगा नहीं हो तो उसमें 10⁶ ओम होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन के साथ पारावाष्प यानी कि मरकरी वेपर है जो आर्गन के साथ भरा जाता है, किसमें, जो सामान हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं उसमें। प्रतिदीप्त बल्ब यानी कि जो फ्लोरेसेंट बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो ये मरकरी और नियॉन होता है। तो दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। ट्यूबलाइट में क्या होता है, मरकरी वेपर आर्गन के साथ होता है, जबकि जो फ्लोरेसेंट बल्ब होता है उसमें मरकरी और नियॉन होता है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, तो ये चांदी होती है। चांदी है जो विद्युत की सुचालक होती है यानी कि कंडक्टर होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, तो चांदी होती है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पोटेंशियल में कोई भी
अंतर नहीं होता है। तो पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बटा 4 हो जाएगा। तो आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा आर बटा 4। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैपेसिटर को प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए, यानी कि जो संधारित्र इसको बोलते हैं, संधारित्र। कैपेसिटर आप देखते होंगे कि एक उजला सा ऐसे फैन में लगा होता है, पंखा में लगा होता है, इसमें 2 तार निकला होता है, ठीक है। तो वही पंखा विशेष करके जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसमें कैपेसिटर का काम है कि विद्युत आवेश को भंडारित करना। विभव यानी कि पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? तो ये आवेश प्रवाह की दिशा को, पोटेंशियल या वोल्टेज है जो निर्धारित करता है आवेश प्रवाह की दिशा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन को है जो ये डिटरमाइन करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा। श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके, यानी कि फाइबर को गर्म करके व्हाइट लाइट को नली में उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन सी होती है? तो ये विद्युत मोटर, अभी हमने बताया था E2M। अगर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इसको कन्वर्ट करेगा तो विद्युत मोटर करेगा, वही अगर M2E करना है तो कौन सा करेगा? वो टरबाइन करेगा या फिर डायनेमो करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो और विद्युत मोटर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, यंत्र है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो करंट है उसको अमीटर से मापा जाता है और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मापा जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है, लगभग 0 होता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? यानी कि सुपर कंडक्टर, इसको अतिचालक को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इसका लगभग 0 होता है। तड़ित चालक जिसकी खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो अभी तड़ित चालक आप देखते होंगे कि जो अपने अपने बड़े बड़े बिल्डिंग पे है, जो एक छोटा सा जैसे त्रिशूल निकाला जाता है या फिर एक लोहे का है जो उसमें लगाया जाता है रड, तो क्या होता है? वही लाइटनिंग कंडक्टर, यानी कि जो बिजली उसमें प्लस माइनस का खेल होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए, यानी कि जो बिजली ऊपर से गिरती है तो उसको रोकने के लिए ऐसा लगाया जाता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो ये तांबा का प्रयोग किया जाता है। और ये पृथ्वी से जो कनेक्टेड एक वायर होता है वही जाकर के ऊपर है जो रड में बांधा जाता है, जिस कारण से है जो अर्थिंग उसको मिलते रहता है, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, रिपेल कर देता है जो ऊपर से अगर बिजली गिरता है तो। अब हम देखेंगे चालकता यानी कि कंडक्टिविटी चैप्टर को। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो ये अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। अर्धचालक की चालकता यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 0 ताप पर, यानी कि 0 टेम्परेचर पर, 0 डिग्री टेम्परेचर पे है जो अर्धचालक की चालकता है जो अधिकतम होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों यानी कि सेमीकंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितना होता है? तो ये अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वो अचालक कहलाता है, यानी कि नॉन कंडक्टर कहलाता है, या कुचालक कहलाता है, या इसको इंसुलेटर बोलते हैं। और वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उसको सुचालक बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं। देखिए, चालक यानी कि जो कंडक्टर है उसके पदार्थ के उदाहरण देखते हैं, और अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या कुचालक जो ऐसे बोल सकते हैं उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए, धातु में लोहा से कोई भी बिजली है जो
विद्युत आवेश फ्लो कर जाती है। चांदी सबसे उत्तम माने जाते हैं, यहाँ से जो सबसे अधिक चालकता होती है तो चांदी में होती है। और तांबा, इस्पात, आप देखे होंगे जो वायर बनता है, इलेक्ट्रिक वायर आप घर पे यूज करते होंगे तो उसमें कॉपर वायर, स्टील वायर, सिल्वर वायर भी मिलता है। आयरन, आयरन में तो करंट जाता ही पास करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध जल, इम्प्योर वाटर होता है उसमें है जो बिजली फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन शुद्ध जल जहाँ आएगा तो उसमें है जो, देखिए शुद्ध जल में है जो पानी, शुद्ध जल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यहाँ पे कोई भी बिजली फ्लो नहीं करेगा शुद्ध जल से। और पृथ्वी से भी, पृथ्वी भी कंडक्टर है, पृथ्वी पे भी है जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा, वायु में पास करता ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वायु में, वायु एक चालक पदार्थ के उदाहरण है, यानी कि वायु से भी बिजली क्रॉस करती है। ग्रेफाइट एक अच्छा एग्जाम्पल है चालक पदार्थ का, ठीक है। अचालक पदार्थ के देखते हैं कि रबड़ है, यानी कि आप देखते हो कि रबड़ का यदि जो दस्ताना, यानी कि रबड़ का जो आता है दस्ताना पहनने वाला, उससे इलेक्ट्रिक जो मिस्त्री होते हैं वो काम करते हैं ऊपर चढ़ कर के पोल पे, और इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उसको पकड़ भी लेते हैं तो उसको उनको है जो करंट नहीं लगता, जिस कारण से, क्योंकि रबड़ है जो एक कुचालक है। और लकड़ी भी कुचालक है, लकड़ी पे आप खड़े होकर के आप देखते होंगे घर पे लकड़ी पे खड़े होकर कोई भी वायर या मरम्मत करते होंगे। शुद्ध जल, इसमें है जो यह चालक होता है, यानी कि कुचालक होता है बिजली का, इसमें है जो बिजली फ्लो नहीं करती है शुद्ध जल में। कांच, कांच से फ्लो करती है, सॉरी कांच से फ्लो नहीं करती है। चीनी मिट्टी से भी, चीनी मिट्टी का आप देखेंगे प्लेट लगा होगा, चीनी मिट्टी का जो जहाँ पे वायर ऊपर जो पोल पे जो बांधा होता है बिजली का तार, वो चीनी मिट्टी से बांधा जाता है। कागज, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, मोम से नहीं करता, रुई से नहीं करता, रेशम से नहीं करता है, प्लास्टिक से भी नहीं करता है, और एबोनाइट से भी नहीं करता है, चमड़ा से भी नहीं करता है, ठीक है। अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं, तो ये शून्य पारगम्यता होते हैं, शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है, तो सिरेमिक ऑक्साइड, जो नया आविष्कार किया गया उच्च ताप का अतिचालक है, सुपर कंडक्टर है, वो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्धचालक में यानी कि सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं उस प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए है जो डायोड का प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी वोल्टेज में, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब देखते हैं चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, यानी कि कंडक्टर से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, तो जब चालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी, उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, लेंथ इक्वल टू रेसिस्टेंस, ओके। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ जो सब्सटेंस है उस पे, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी कि चालक के जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, या जितना चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी कि उसके अपोजिट काम करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय विधि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, जिसको ध्यान से देखें। जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसके तापमान में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है। धातुओं में तापीय विद्युत से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, तो क्या होती है कि धातुओं में तापीय वृद्धि करने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। देखिए ध्यान से कि जो धातु वैसे एलिमेंट
वैसे मेटल विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो सबसे कम होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस होगा तो सबसे ज़्यादा वो बिजली का सुचालक होगा, जैसे कि चांदी। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पे है जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति, जैसे इन नॉर्थ पोल साउथ पोल है, कोई भी मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल में डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये अगर मैग्नेट है तो इसके दोनों किनारों पे, दोनों एंड्स पे ही सबसे अधिक चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है, जबकि बीच में इसका कम होता है। लेकिन जैसे ही इसको तोड़ दिया जाएगा तो ये दो भाग में हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे दो में टूट जाएगा, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, और फिर ऐसे है कि दोनों में शक्ति वैसे ही दोनों एंड पे आ जाएगी। चुंबकीय कंपास जो मैग्नेटिक कैंपस होते हैं उसकी सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो ये नॉर्थ एवं साउथ को, उत्तर और दक्षिण को प्रदर्शित करती है, जिस कारण से यह जो नेविगेटर होते हैं, जो समुद्री जहाज से चलते हैं, वो इस मैग्नेटिक कैंपस का यूज करके अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। सीजीएस सिस्टम में यानी कि सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ये मैक्सवेल होता है। जो आप देखते हैं क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेटर, तो उसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम में वो मैक्सवेल होता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच प्रदर्शित होता है वह क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ पे होती है? तो चुंबक के बीच में होती है, जबकि सबसे अधिकतम होता है दोनों एंड पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे, ठीक है। और बीच में क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये लोहा के होते हैं। आपको नेचुरल मैग्नेट पता है कि किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये आयरन के होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो ये लटकने की लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो ये लटकने की लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो ये ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो ये ऊर्ध्वाधर होगी, यानी कि खड़े होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। आप देखते हो कि कहीं कहीं जो बिजली गिरने से है जो वृक्षों में, जंगलों में आग लग गई। इस कारण से क्या होता है कि तड़ित जो बिजली गिरती है उसमें विद्युत ऊर्जा भी होती है, जिस कारण से आग लग जाती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तब चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम हो जाएगा। जैसे कि आयरन में अगर चुंबकीय गुण है तो जैसे ही उसको बहुत गर्म किया जाएगा तो उसमें है जो उसका मैग्नेटिक जो क्वालिटी है वह है जो धीरे धीरे कमता जाएगा। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण, चुंबक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है लेंज का नियम। पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा अयस्क, कौन सा एलॉय प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो आयरन का अयस्क है यानी कि लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट, उसको है जो प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। देखिए जैसे कि ये लंबा मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल में तो हमेशा रहेगा। देखिए दोनों छोरों पे सबसे अधिक यहाँ पे चुंबकीय गुण पाया जाएगा, जबकि बीच में है जो न्यूनतम पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही दो तोड़ दिया जाएगा, दो तोड़ दिया जाएगा, इधर फिर नॉर्थ और साउथ में सस्पेंड हो जाएगा, नॉर्थ साउथ में, और बीच में फिर कम जाएगा। जिसको अधिकतम कितने बार भी तोड़ा जाए ये है जो नॉर्थ साउथ में ही टूटेगा, और दोनों छोर पे ही सबसे अधिक चुंबकीय गुण रहेगा। तो देखिए जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि दोनों में नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का
प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यानी कि दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड के द्वारा, यानी कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं, उसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी ऑस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। इस कारण से फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों को संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सीवर के द्वारा, यानी कि ग्लेन टी सीवर के द्वारा है जो ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया। रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव डीके क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक जो क्षय होता है वही रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो CD एंडरसन, पॉजिट्रॉन एंडरसन, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन पूछा गया है, किसकी खोज किसने किया था? तो एंडरसन के द्वारा। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए। जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन जो फ्यूल होता है, पूछ सकता है कि इसमें मिश्रित ईंधन का कौन सा होता है? तो यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड, यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में जो शीतलक के कूलेंट जिसे बोलते हैं, कूलेंट के रूप में द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की बात हो रही है। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है और शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में यानी जो स्टार्स होता है उसमें अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में ऐसे करके टूटते जाता है। ठीक है, तो तारों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। अब देखते हैं इस जो सन है, सूर्य है, सन भी एक स्टार है जिसके कारण इस यहाँ पे हाइड्रोजन है जो सन में जितना एनर्जी फॉर्मेशन होते रहता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें हीलियम में टूटते रहता है, जिस कारण से वहाँ का टेम्परेचर है जो सन का बरकरार रहता है और बढ़ते रहता है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम का। तो भारत में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। कौन? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम है जो किस पे काम करता है? किस सिद्धांत पे? अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। यह क्वेश्चन है जो BPSC के द्वारा पूछा भी गया PT में। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, उसमें कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स है जो रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। सूर्य है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा FU, यहाँ पे U है तो फ्यूजन हो जाएगा। नाभिकीय सन है तो संलयन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूजन किस में होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है।
पढ़े होंगे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, जैसे एटम बम बनता है, एटम बम बनता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है, फ्यूजन पे परमाणु बम बनता है, जबकि फ्यूजन पे कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। जो सूर्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस पे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग क्या क्या है, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में इसका उपयोग किया जाता है, माने कि हाइब्रिड सीड्स, इससे निर्माण किया जा सकता है। खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, ठीक है, उसका जो प्रोसेसिंग होगा, जो फूड्स है उसका प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। मांस उत्पादों में, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, यानी कि जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, फल होते हैं, सब्जी होते हैं, उसके संरक्षण में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जा सकता है। कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि में, ये सब चीज़ों में है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट या भारी जल को प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, इसे मॉडरेटर बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ग्रेफाइट या भारी जल का। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। तो ब्रीडर रिएक्टर से क्या मतलब है कि ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है, इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वार्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, ये गामा किरणों के कारण क्वार्ट 60 का प्रयोग है जो विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर यानी कि पहले एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1942 में, कब, 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर, पहले एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। मेसॉन की खोज किसने किया था, हिडेकी युकावा के द्वारा मेसॉन की खोज की गई थी, जबकि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड या जी गोल्डस्टीन दोनों के द्वारा, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये थोरियम पाया जाता है। तो भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। भारत में अणुबम का विकास किसने किया, डॉक्टर राजा रमन्ना के द्वारा अणुबम का प्रयोग विकास है जो सबसे पहले किया गया था डॉक्टर राजा रमन्ना के द्वारा। परमाणु रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आणविक भट्टी यानी कि मोलिकुलर फर्नेस में परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, आणविक भट्टी मोलिकुलर फर्नेस में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा है, तो ये प्रोटॉन है जो साइक्लोट्रॉन को त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है, आगे बढ़ाता है, तेज करता है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग है जो विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम 235 आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट कहाँ कौन सा है, तो ये तारापुर जो महाराष्ट्र में है वो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन पे काम करता है, के सिद्धांत पे आधारित है, और ये परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। और ये जो सन है, जो सन का में ऊर्जा उत्पादन होता है वो जो हाइड्रोजन से हीलियम में टूटता है, वो किस कारण से टूटता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होता है, नाभिकीय संलयन होता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, तो ये नरौरा जो भूकंपीय पेटी 4 जो 4th जोन में है, या और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में यह नरौरा है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
ये कौन क्या है नरौरा? एक ये परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक रिएक्टर है। तो भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय सिस्मिक पेटी में स्थित है, सिस्मिक जोन में स्थित है? तो नरौरा है जो उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में। ये भूकंपीय पेटी 4 में आता है, भूकंपीय जो जोन है 4 में आता है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो ये ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किया गया था, ओटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। देखते हैं कि भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है और कितना उसका पावर है। देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है, ये 1400 मेगावाट एनर्जी ये प्रोडक्शन करता है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान, कोटा में है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, काकरापार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु। देखिए तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान कोटा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिजिक्स के रिलेटेड विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। देखिए टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर LY/G होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी, यहाँ पे ये 4 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि संवेग संरक्षण पे के सिद्धांत पे रॉकेट है जो कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है, मास में कमी नहीं होती है। जब वो पृथ्वी से भी चांद पर चल जाए, कोई ग्रह पे चल जाए, उसका मास है जो कांस्टेंट रहेगा, जबकि उसके वेट जो भार है उसमें जो यहाँ अगर 60 kg है तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 kg उसका वजन हो जाएगा। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी एक ड्राई बैटरी सेल में पाई जाएगी। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण या तापमान यानी कि जो हीट रेडिएशन या हीट टेम्परेचर को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि पायरोमीटर का हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऐसे मापा जाता है पायरोमीटर से। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों का मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। तो मनुष्य के द्वारा इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स है जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सुनाई नहीं पड़ती है, जबकि सोनिक वेव्स जो है 0 से लेकर 20 हर्ट्ज से और 20,000 के बीच में होती है, वो सुनाई पड़ती है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर किसको सुनाई पड़ती है? तो चमगादड़ को, डॉल्फिन मछली को, ऐसे को सुनाई पड़ती है। जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो ये 0 कार्य करता है। तो आप पढ़े होंगे W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 0 0 हो जाएगा, W का वर्ग डन 0 हो जाएगा। ठीक है, विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये लाइट से है। विबग्योर हमने अभी बताया, विबग्योर क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम है। इसका संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ये जड़त्व के कारण यानी कि इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिनोट करता है। यदि कोई
वस्तु या व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना दिया जाए। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है? तो ये तकाशी हिरोज तकाशी हिरोज है जो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स यानी कि टेलीफैक्स कहा जाता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके किसी दूसरे टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने में। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव पर काम करता है। पूछा भी गया क्वेश्चन है कि थर्मोकपल थर्मामीटर है जो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो सीबेक इफेक्ट पे काम करती है। प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 47 डिग्री सेंटीग्रेड है जो प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में यानी कि ठंडी ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जिस कारण से पाइपलाइन फटने लगती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री यानी कि रे ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। जैसे देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और बीच में अभिलंब होता है 90 डिग्री पे। देखिए जिस एंगल से ये आता है उसी एंगल से ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इक्वल टू ये 60 डिग्री हो जाएगा। आपतित किरण इक्वल टू परावर्तित किरण इक्वल टू 60 डिग्री और ये अभिलंब है 90 डिग्री पे बनता है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसको स्थित वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल यानी कि फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्ति यानी कि डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में जो क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है वो फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो इंसुलेटर कहलाते हैं या विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक या नन कंडक्टर कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी सदैव 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम यानी कि सिल्क से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी कांच की छड़ को जब रेशम से आप रगड़िएगा रेशम के कपड़े से तो छड़ पे है जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी कि हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे यानी कि व्हाइट डार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, 1,00,000 केल्विन तक चला जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से अलग हो जाता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन एवं स्नेहक लुब्रिकेंट के अध्ययन को कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी बोला जाता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी है जो नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो हम लोग जो देखते होंगे कि ऑर्केस्ट्रा या डांस प्रोग्राम में लेजर लाइट जो जलाता है, जो जैसे लाल रंग का वेवलेंथ बहुत हाई होता है, देखते होंगे कि लाल रंग का ज़्यादा लेजर लाइट होता है तो लाल रंग ज़्यादा दूरी कवर करता है और डांसर के
जो चेहरे पे आपको दिखाई पड़ता होगा, तो ऐसे ही लेजर लाइट होता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो ये अटाकामा पेरू में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन टेलीस्कोप है जो अटाकामा पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पे चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम रखा गया है। यूरेनियम की रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो उसका सीसा है, लेड है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो सीसा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन यानी कि नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O एवं ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन यानी कि न्यूट्रॉन के कंट्रोल करने हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O एवं ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? यह मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई है मुंबई में। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। यह रूसी अंतरिक्ष यात्री था, 1961 में अंतरिक्ष में गया था। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री, और उन्होंने 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का फुल फॉर्म, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर के द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो स्टिमुलेटेड रेडिएशन होता है। हमने अभी पढ़ा लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे उद्दीपित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन लेजर के द्वारा है जो विकिरण उत्पन्न होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नवकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3% है, बहुत ही कम है। इसको बढ़ाया जा रहा है बहुत सारे परमाणु रिएक्टर है जो एस्टैब्लिश करके। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये दाब के साथ बढ़ता है। तो वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है। भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो ये गोलाकार हो जाएगा, ऐसे गोलाकार हो जाएगा। जब भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला है जो उसका आकार कैसा रहेगा? तो गोलाकार हो जाएगा। दाब बढ़ने पर यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा, यानी कि दाब बढ़ेगा तो बर्फ क्या है और मजबूत हो जाएगा, और मतलब कंडेंस हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। तो इस कारण से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जो और घट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब है जो बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये पराध्वनि कहलाती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोनिक साउंड, यानी कि श्रवित ध्वनि बोलते हैं। श्रवित, जो इंसान अपने कानों से उस हर्ट्ज को सुन सकता है। और इंफ्रासोनिक बोलते हैं किसको? जो जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो देखिए गैस में उत्पन्न होती है कौन से? ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, किस प्रकार की? तो धा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी धा आ रहा है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? पूछ सकता है सिंपल की ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ये साउंड से संबंधित है, यानी कि डॉपलर इफेक्ट संबंधित है ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति है जो एक समान होती है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, दोनों की गति एक समान होती है।
किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग है जो अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश का वेग है जो किसी का टेम्परेचर बढ़ने या घटने से कोई मतलब उसका नहीं रहता है, ठीक है। तो किसी माध्यम में ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश का वेग भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो पूछ देता है ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन कि किसी माध्यम में अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसमें प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या कोई मतलब कि चेंजिंग नहीं होगा। इस तरीके से इसमें से कोई नहीं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है, तो ओजोन लेयर है जो अवशोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापन है जो नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। नेफोस्कोप, नेफो मैंने हमको बताए थे कि नेफ मतलब क्लाउड होता है, जिस कारण से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन है जो नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब है जो घट जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब भी घट जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक, ताकि वो इमेज दांत का जो आकार है वो बड़ा दिखे और सरलता पूर्वक वो दांत का इलाज कर सके। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण होते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कि कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया था न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण यानी कि जो प्लेन मिरर होता है वो उसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसके द्वारा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैंगनी का विचलन सर्वाधिक होगा, जबकि सबसे कम विचलन होता है किसका, लाल का होता है। इसके अपोजिट विबग्योर देखे हैं, विबग्योर। तो सबसे सर्वाधिक विचलन माने कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, तो विबग्योर का। और रेड का सबसे कम स्कैटरिंग होगा, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो हाई होता है और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है। फ्रीक्वेंसी वायलेट का सबसे अधिक होता है और रेड का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होता है। एक सरल दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है, तो दो उत्तल लेंसों से एक सरल दूरदर्शी है जो कम से कम बनाया जा सकता है, दो उत्तल लेंसों से। उत्तल लेंस लगता है सिंपल टेलीस्कोप में, ध्यान रखिएगा। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर है जो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई यानी कि मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर इंगित करती है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर मैग्नेटिक नीडल है जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं, रडार डिटेक्शन से बचने के लिए है जो ये अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं युद्धक विमान। रडार छोटे अगर ऊंचाई पे उड़ेंगे तो उसका जो जिस देश में उड़ रहे हैं उस देश के जो रडार एजेंट जो कंट्रोल करने वाले हैं वो पहचान लेंगे किस देश के हैं। शीशे के रजतन यानी कि सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। तो शीशे के जो रजतन करने के लिए यानी कि सिल्वरिंग ग्लास लगाया जाता है उसमें कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। यदि वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देता। यदि वायुमंडल है तो है जो इसलिए हमें ब्लू यानी कि आसमानी नीला रंग का दिखाई पड़ता है। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। आप देखे होंगे कि हीटर पे ऐसे से जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम का होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों रिस्पायरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का आकार कितना होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। क्या होता है, ये 5 माइक्रोन से कम होता है। किसका, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का रिस्पिरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये नांगल पंजाब में है जो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र है जो स्थापित किया गया। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट है
ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है, यानी कि कोटेड होती है। आप देखे होंगे कि बचपन में, आप तो टेप रिकॉर्डर बहुत कम मिलता है, लेकिन आप देखे होंगे बचपन में कि टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें जो उंगली से ऐसे करके घुमाया जाता है, फिर टेप रिकॉर्डर बजता है, उसको है जो कैसेट के फॉर्मेट में रहता है, और उसको जो टेप रिकॉर्डर उसको डाला जाता है, फिर बजता है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो लगभग ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, फेरोमैग्नेटिक पाउडर का उस पर लेप चढ़ाया जाता है टेप रिकॉर्डर की टेप पे। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पे काम करता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पे काम करता है। स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड जो कलाई घड़ी होती है उसमें ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा है जो हाथ के विभिन्न संचलनों यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है, ये डॉपलर इफेक्ट के कारण, डॉपलर प्रभाव के द्वारा है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक ऊर्जा होती है। देखिए हवा में किस प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, हवा हमेशा मूवमेंट में रहता है। जबकि जो डैम है उसके पहले पानी का संग्रहित किया जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिक ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही डैम से पानी खोला जाता है तो वो गतिज ऊर्जा में पानी बहने लगता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण है जो कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली यानी कि मीट्रिक सिस्टम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1957 में है जो मीट्रिक सिस्टम का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था भारत में। ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या क्या कारण है, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कारण है, तापांतर है। उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, तो तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो ये काला रंग है। काला रंग है जो सौर विकिरण का यानी कि सोलर रेडिएशन का सबसे अच्छा ऑब्जॉर्वर होता है, अवशोषक होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो इसमें एक भी प्लग नहीं लगे होते हैं, एक भी स्पार्क प्लग डीजल इंजन में नहीं लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मोलिकुलर स्पीड बंद हो जाती है, तो ये परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप वह परम ताप का बिंदु है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मोलिकुलर स्पीड बंद हो जाती है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन है जो अपरिवर्तित रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन है जो नहीं बदलेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है, तो कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के बीच स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है, तो साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के बीच स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो ये गामा किरण है। गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक रेडिएशन होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था 1942 में। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है, तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है स्टेप अप यहाँ पे, लेकिन आप है जो मोबाइल चार्जर में कौन सा युक्ति प्रयोग किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश यानी कि मास एवं जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को याद रखिएगा, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोलते हैं पॉजिट्रॉन को। एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किसको बोलते हैं? पॉजिट्रॉन को। और इसका द्रव्यमान और आवेश है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होने के कारण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको आप पढ़े होंगे कि द्रव्यमान P बराबर mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और P यहाँ पे पूछ रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, तो P बटा v हो जाएगा, तो निकल के आएगा m, माने कि मास आ जाएगा। ठीक है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ये तांबा से, कॉपर से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। ठीक है। और बाहर अगर सांस छोड़ता है तो तराजू की रीडिंग है जो बढ़ जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका टेम्परेचर है जो प्रदर्शित करता है किसी तारे का रंग। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम। हवा का जो वेपर डेंसिटी होता है, वाष्प घनत्व होता है, वो कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण कलपक्कम जो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय है कि ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में है जो ट्रांसफर होते रहता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी मोलिकुलर रिसर्च सेंटर, तमिलनाडु। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर के फॉर्मेट पे एक वास्तविक गैस है जो आइडियल गैस है, वो एक आदर्श गैस के रूप में, जो रियल गैस है वो एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है जब उस पर उच्च दाब और निम्न ताप पर उसको है जो क्रिया किया जाए तब। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन बोलते हैं, उसमें आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, यानी कि चेंजिंग होता है या कांस्टेंट होता है, तो आयाम हमेशा नियत होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है जो साउंड वेव के साथ नहीं दर्शाई जाती है, जबकि इंटरफेरेंस है जो लाइट वेव के साथ होता है। ठीक है। व्यतिकरण, जो साबुन के जो झाग है, झाग से जो रंगीन रंगीन बुलबुला देखते होंगे आप, वो इंटरफेरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण होता है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इस कारण से ट्रांसमिट करती है, जिस कारण से नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई पड़ती है। अपमार्जक यानी कि जो डिटर्जेंट जो सर्फ होता है, उसे मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव है जो घट जाएगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि तांबा के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस है जो 4 गुना बढ़ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय को दर्शाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है। सी से कार्डियो होता है। ठीक है। और ईईजी एक होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इससे क्या होता है? ये ब्रेन की गतिविधि को दर्शाता है, ब्रेन का। ठीक है। ये ब्रेन, और ईसीजी कार्डियो मतलब हार्ट। ठीक है। तो याद रखिएगा, ईईजी से ब्रेन और ईसीजी से हार्ट। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ये पोलराइजेशन है, जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस वो सिर्फ प्रकाश तरंग में दिखता है पर वो ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। दोनों इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन साउंड वेव्स में नहीं आता। ये असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। वायु शीतलन यानी कि एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग है जो अधिक उपयुक्त है।
वह प्रकाशिकीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है, यानी कि दूरबीन के द्वारा। बायोनोकुलर बोलते हैं इसे, बायोनोकुलर, जिसके द्वारा हम दूर वस्तुओं को है जो एक समान रूप से देखते हैं बढ़े हुए फॉर्मेट में। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड एवं परिवर्ती वेग के उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव है जो उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पे। लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है, यानी कि नॉइज को अब्जॉर्व करती है। इसलिए कोई भी संगीत समारोह या सभागार होता है उसकी छतें हैं जो साधारणतः वक्राकार होता है, कर्व होता है, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो स्थिर बनी रहेगी। चंद्रशेखर लिमिट यानी कि चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र यानी कि जो ब्लैक होल है उससे संबंधित शोध के लिए, रिसर्च के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वही 1983 है जिस समय पहली बार भारत है जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में है जो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। उसी समय है जो एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1983 में, ऐसे करके याद रखिएगा। और ब्लैक होल के लिए रिसर्च भी किए थे उन्होंने। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1930 में? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को 1930 में उनके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाद में उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है, परंतु उसका संवेग है, मोमेंटम है, वो परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो उसका पाथ है जो रास्ता है वो दीर्घवृत्तीय पथ होगा, दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें, जो बाल है वो लटें हैं समानता एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं, क्योंकि बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां पूछ सकता है क्वेश्चन, कि लिफ्ट में जब लिफ्ट है जो विरामावस्था में, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। माने कि जब लिफ्ट खड़ा है विरामावस्था में, कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं है, तो जैसे है वैसे है, तब व्यक्ति उसमें जाएगा तो उसका जो आभासी भार है वही एक वास्तविक भार जैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, एक समान वेग से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है जब एक समान वेग से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जब लिफ्ट त्वरण से यानी कि एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, यानी कि बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है, पहले 1 किलोमीटर पर आवर से, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से एक्सेलरेशन से जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति का भार है जो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात व्यक्ति का जो आभासी भार है, जो वर्चुअल वेट है, उसके वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है कि हम ज़्यादा भारी महसूस हो रहे हैं। अब जब लिफ्ट है जो त्वरण से नीचे आती है, जब नीचे ऊपर से नीचे आती है, उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का जो आभासी भार है
वो घटा हुआ प्रतीत होता है कि घट रहा है, माने कि लगभग कम गया वजन। तो उस स्थिति में यथार्थ व्यक्ति का आभासी भार है जो व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। हम अगर 60 kg के हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो 60 से क्या होगा कि ऊपर 60 से लगभग 80 का दिखेगा, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे त्वरण से आ रहे हैं तो हमको लगेगा कि 60 से हम 45 का हो गए हैं। यदि लिफ्ट की डोरी अचानक से टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार 0 प्रतीत होगा। अचानक से आप गिरेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि हम एक बॉल की तरह गिर रहे हैं, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, यानी कि जो ए बराबर है, जो ए है जो ग्रेटर देन जी हो जाए। जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, उससे भी अधिक से गिरना स्टार्ट हो जाए लिफ्ट, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी बल है माने वर्चुअल वेट है, वो व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। ठीक है, तो माने कि बहुत ही तेजी से जाकर ऊपर लिफ्ट की फ्लोर से टकरा जाएगा। तो इसको हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ यंत्र है एवं उसके सिद्धांत देखते हैं। यंत्र है उसका सिद्धांत देखते हैं कि भाप का इंजन, ये उष्मा गतिकी का सिद्धांत, भाप का इंजन उष्मा गतिकी का सिद्धांत का पालन करता है। विद्युत जनरेटर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। रॉकेट प्रक्षेपण, ये न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत पे कार्य करता है, रॉकेट प्रक्षेपण। रेडियो और दूरदर्शन, ये विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे की तरह काम करता है। वायुयान है जो बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे कार्य करता है। वायुयान किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे कार्य करता है। भाप का इंजन उष्मा गति का सिद्धांत पे, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे काम करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति का तृतीय नियम पे काम करता है। रेडियो और दूरदर्शन है जो विद्युत चुंबकीय संचरण पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन पे। ठीक है, और वायुयान है जो बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे काम करता है। सोनार क्या काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसे समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अल्ट्रासोनिक वेव है जो छोड़ा जाता है समुद्र में, और उससे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के ऊपर आती है, उससे पता लगाया जाता है कि कितने गहराई में है जो डूबी हुई वस्तु है। प्रकाशिक रेस है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे कार्य करते हैं, जो नेचर ऑफ जो वेव पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेव पार्टिकल के रूप में कार्य करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोटोसेल, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है कौन, फोटोसेल। जबकि नाभिकीय रिएक्टर है जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करती है नाभिकीय रिएक्टर। पूछा भी गया क्वेश्चन है। जबकि देखिए जो हाइड्रोजन बम है वो अनकंट्रोल्ड पे काम करती है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे काम करती है। यह एक फैक्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स सेंटर है, वो बेंगलुरु में है, तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। तो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है, और इसका सेंटर कहाँ है, बेंगलुरु में। अब देखते हैं भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान देखते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, आपको पता है ये देहरादून में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। केंद्र, इसका हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा में है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर झारखंड में है।
राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अभी हमने पढ़ा है कि मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ है? मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ? मुंबई में। जबकि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। तो एक बार और देखते हैं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून और भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में। देखिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, जबकि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ? पुणे में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कराईकुडी तमिलनाडु में, कराईकुडी तमिलनाडु में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ? कराईकुडी तमिलनाडु। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ? भावनगर गुजरात में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, कर्नाटक बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला। रमन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, कर्नाटक में, रमन अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन, ये कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर है। अब देखते हैं युक्ति है और उसका ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए विद्युत हीटर है, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तभी तो हम देखते हैं कि विद्युत हीटर से हम लोग खाना कैसे बनाते हैं, प्लग डालते हैं, वो नाइक्रोम वायर होता है विद्युत हीटर में, वो है जो गर्म होकर लाल हो जाता है, उससे जो हीट जनरेट करता है, जिस कारण से हमारा खाना अगर उस पर रखते हैं, कोई भी मतलब कि कुकर रखते हैं तो उसमें खाना डाल के प्रेशर, वो कुकर में जो सीटी मराते हैं तो उस कारण से खाना पकता क्यों है? क्योंकि उसमें उष्मा दिया जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा है जो उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है विद्युत हीटर में। लाउड स्पीकर की सहायता से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। डायनामो हमने पढ़ा है कई बार कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिस कारण से हमारी बैटरी है, हमारी इंजन है जो कार की चालू हो जाती है और चलने लगती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा, यानी फेंके गया किससे? हम अपने हाथ से फेंकेंगे तो हाथ में क्या होता है? पेशीय ऊर्जा होता है, उससे गतिज ऊर्जा में ये बदल जाता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा है जो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। वाष्प इंजन ये उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। वाष्प इंजन जो होता है उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। जलता हुआ कोयला क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। मैंने कोयला है क्या? गर्मी देता है, ठीक है, जलता है। तो विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तब तो हम रिमोट में अगर विद्युत सेल यानी कि बैटरी लगाते हैं तब वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है और रिमोट काम करने लगता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बिजली की पंखा है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, बिजली की पंखा। टरबाइन का काम क्या है?
यह यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो या टरबाइन एक ही जैसा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तब तो टरबाइन की सहायता से, जैसे जो पानी अगर नदी का पानी या ऊपर से जो पहाड़ का पानी गिरता है उससे है जो टरबाइन की सहायता से है जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो टरबाइन, डायनमो, पवन चक्की एक ही जैसा काम करता है बिजली उत्पादन में। विद्युत चुंबक ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत चुंबक। परमाणु बम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु बम है जो बदल देता है। माइक्रोफोन ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, माइक्रोफोन। सितार का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार आप देखते होंगे, सितार जो गिटार या उसमें जो वायर लगे होते हैं, वायर को आप टच करते हैं या वायर को टच करते हैं इधर से उधर, तो है जो यांत्रिक ऊर्जा उसमें लगाते हैं तब वो है ध्वनि रूप में बाहर निकलता है, ध्वनि ऊर्जा निकलता है। मोमबत्ती देखते हैं, मोमबत्ती उसमें रासायनिक ऊर्जा केमिकल होता है, वो केमिकल एनर्जी को उसमें ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यदि हमने कहीं भी पढ़ाया होगा कि विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब यहाँ पे जनरेटर होगा, तो विद्युत जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता है, ठीक है, यानी कि विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। लेकिन जो विद्युत जनरेटर होता है, विद्युत जनित्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह भी बदलता है, विद्युत जनरेटर। जो जैसे डायनमो करता है, टरबाइन करता है, पवन चक्की करता है, वैसे ही विद्युत जनित्र भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए एक फैक्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ क्या कहलाता है, बैरोग्राफ कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। एक फैक्ट आपको हमने पूरे कंप्लीट कर लिया है। अब एक जो वायुमंडलीय दाब का जो फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपका ऊपर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर घटेगा। तापमान हाइट बढ़ने, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपको लगता होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सन के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इसके अपोजिट काम करेगा। टेम्परेचर है जो हाइट बढ़ने के साथ घटेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हाइट बढ़ने के साथ साथ वो भी घटेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे फिजिक्स एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया पहले, जिसका प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख लें। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमने पॉलिटी के 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, बस 1 या 2 चैप्टर और उसमें बाकी है, ऐड किया जाएगा और पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री पोर्शन की ओर जाएंगे और साथ में हम इधर साइंस सेक्शन को भी देखते चलेंगे। आगे हम केमिस्ट्री का वीडियो डालेंगे। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी सार संग्रह को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसे दोस्तों में शेयर करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।